हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर लाया हूँ एक्सेल में एक डेटा एंट्री, यानी ये किस प्रकार का डेटा एंट्री होता है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मतलब यहाँ पे है एम्प्लॉई डेटा एंट्री इन एक्सेल, यानी हम एक्सेल में किसी भी कर्मचारी का डेटा एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से हम एक्सेल में कर्मचारियों का डेटा एंट्री किस तरीके से हम कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर हम चलते हैं, अब जो है डेटा एंट्री करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एम्प्लॉय को एक आईडी नंबर। मान लीजिए यहाँ पे 101 है और यहाँ पे 102 कर दे रहे हैं। एम्प्लॉय नेम मान लीजिए यहाँ पे रमेश कुमार हैं और यहाँ पे मान लीजिए अमन कुमार हैं, अमन कुमार। अब जेंडर में इनका डालेंगे हम, यानी ये मेल, यहाँ पे हम डाल देते हैं मेल। एज में इनका 24, इनका 26 दिखा देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इन्होंने कंपनी में कब ज्वाइनिंग ली है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1/5/2026, तो यहाँ पे 1/6/2026 दिखा देते हैं। अब डेजिग्नेशन हमारा आता है, डेजिग्नेशन यानी पद। ये जो कर्मचारी हैं कंपनी में किस पद पर कार्य कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक लोगों को हम दिखा देते हैं मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे हैं और एक लोगों को दिखा देते हैं सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहे हैं। अब यानी बेसिक सैलरी, इनकी सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एक लोगों की सैलरी 30,000 है, 30,000, और एक लोगों को दिखा दे रहे हैं 45,000 है। अब वर्किंग डे, इन्होंने कंपनी में कितना दिन काम किया है, तो मान लीजिए इन्होंने किया है 24 दिन और इन्होंने किया है 26 दिन। अब यहाँ आता है वर्किंग डे अमाउंट निकालने के लिए। तो वर्किंग डे अमाउंट हम निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे वर्किंग डे अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है या कहाँ से हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक सैलरी, हमारी मंथली सैलरी कितनी है, तो ये हमारा आ जाएगा जी, यानी G2 में है। और इसके बाद स्टार कर देंगे वर्किंग डे, कितना दिन हमने काम किया, 24 दिन, यानी H2 कर देंगे। और इसके बाद अपान 30 कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो 30 लगाया गया है, जो भी मंथ 30 का, 31 का, 29 का, 28 का जो भी मंथ रहेगा, आपको जिस मंथ की सैलरी निकालनी होगी तो आप वहाँ पे यानी 30 या 31 या 29 यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पर देख रहे हैं रमेश कुमार की जो सैलरी है 30,000, इन्होंने 24 दिन काम किया, तो यहाँ 24 दिन का सैलरी निकालने के लिए बेसिक सैलरी, इसके बाद गुड़े वर्किंग डे और भागे 30 अपान 30 कर देंगे, तो यहाँ वर्किंग डे अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, इस सेल को सिलेक्ट करके इस सेल के निचले यानी इस सेल के एकदम बॉटम के निचले कोने पे जब प्लस आइकन बनेगा तो माउस से हम क्लिक करके ड्रैग करके ये निकाल लेंगे। आगे देखेंगे ओवर टाइम हावर दिया गया, तो मान लीजिए ये कर्मचारी 24 दिन में 48 घंटे काम किए हैं और यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने काम किया है 56 घंटे काम किया है। अब ये ओवर टाइम लगाए हैं, यानी 24 दिन में 48 घंटे ये ओवर टाइम लगाए हैं और 26 दिन में 56 घंटे ये ओवर टाइम लगाए, तो यहाँ ओवर टाइम डे। अब यहाँ ओवर टाइम हावर को हम डे में कैसे बदलते हैं, तो बहुत ही आसान, यहाँ इक्वल कर देना है और ओवर टाइम हावर जिस सेल में है उस सेल को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ओवर टाइम हावर है J2 में, तो यहाँ पे J2 अपान यानी भागे 8 कर देंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो हावर है ये हमारा डे में बदल जाएगा। अब यहाँ पे भागे 8 क्यों किए, क्योंकि जो ड्यूटी टाइम हावर होता है वो केवल 8 घंटे का होता है, इसलिए टोटल ओवर टाइम हावर भागे 8 करेंगे, तो यहाँ पे ओवर टाइम ये डे में बदल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ ओवर टाइम अमाउंट, तो ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए हम करते क्या है, यानी बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी हमारा है G2 में, तो यहाँ पे G2 करेंगे। इसके बाद स्टार यानी गुड़े, अब ओवर टाइम डे हमारा K2 में है, तो K2 इसके बाद अपान 30 कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ हमारा ओवर टाइम
अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यानी वर्किंग डे अमाउंट, यानी वर्किंग डे अमाउंट और ओवर टाइम अमाउंट को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो वर्किंग डे अमाउंट हमारा I2 में है, तो यहाँ पे I2 प्लस इसको कर देंगे L2। L2 क्या है, ओवर टाइम अमाउंट। तो यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं DA एट द रेट 20%। तो DA जो है, ये DA के होता क्या है, DA का मतलब होता है DN अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता होता है। तो मेरे जो होता है, जो वर्किंग डे अमाउंट है, जो मेरी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का मुझे 20% DA मिलेगा, यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। तो ये मैं महंगाई भत्ता यहाँ वर्किंग डे अमाउंट से निकालूंगा, तो यहाँ पे इक्वल कर दूंगा। वर्किंग डे अमाउंट मेरा I2 में है, इसके बाद स्टार यहाँ 20% कर देना, इंटर कर देना। इंटर करते ही मेरा यहाँ पे सैलरी का 20% जो यहाँ पे मेरा DA निकल जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, HRA निकालेंगे, I2 स्टार 12%, इसके बाद इंटर कर देंगे, मेरा HRA निकल जाएगा। HRA मीन्स होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान भत्ता अलग से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक इसी प्रकार मैं वर्किंग डे अमाउंट से TA निकालूंगा, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, यानी परिवहन भत्ता होता है। तो मैं यहाँ पे I2 स्टार 10% कर दूंगा और इसके बाद इंटर कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा सैलरी का 10% TA निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखना ग्रॉस सैलरी क्या होता है। ग्रॉस सैलरी यानी सकल वेतन होता है। तो मूल वेतन के अतिरिक्त जो भत्ता प्रोवाइड किया जाता है उसे हम सकल वेतन बोलते हैं, यानी उसे ग्रॉस सैलरी में ऐड कर लेते हैं। यानी वहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट में, यानी जो बेसिक हमारी सैलरी है, इस सैलरी में 20% हमें DA मिलना है, HRA मिलना है, TA मिलना है। तो ये मेरे वर्किंग डे अमाउंट में इन चीज़ों को मुझे प्लस करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैं यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए, यानी सकल वेतन होता है, यानी जो बेसिक सैलरी से अतिरिक्त भत्ता प्रोवाइड किया जाता है उसे हम यहाँ पर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हम जो है कर देंगे, यानी इक्वल सम फार्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मेरा यहाँ पर आया है टोटल अमाउंट मैंने यहाँ पर निकाला, वर्किंग डे अमाउंट प्लस ओवर टाइम अमाउंट में मैं क्या करूँगा, इन सारे भत्ता जो भी मेरे भत्ता मिल रहे हैं, अतिरिक्त सैलरी के अतिरिक्त जो भी भत्ता मुझे दिया जा रहा है, उन चीज़ों को, सारे चीज़ों का मैं टोटल अमाउंट में जोड़ दूंगा। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, यानी यहाँ पर M2 अनुपाते और आ जाऊँगा मैं P2 तक, यानी P2 सेल तक। तो ये मेरा क्या हुआ, टोटल अमाउंट में DA HRA TA प्लस हो गया। इसके बाद इंटर करेंगे तो मेरा यहाँ टोटल ग्रॉस सैलरी देखने को मिलेगा। अब EPF क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, यानी कर्मचारी भविष्य निधि होता है। तो कर्मचारी भविष्य निधि ये हमारे सैलरी से 5% कटता है, जो हर मंथली कटता है, वो कर्मचारी के भविष्य के लिए कटता है। तो इसीलिए इसे बोला गया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कर्मचारी भविष्य निधि होता है। तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जो हमारा EPF है, मैं ग्रॉस सैलरी से EPF को निकालूंगा। तो यहाँ पे इक्वल, इसके बाद Q2, यानी मेरा ग्रॉस सैलरी Q में है, इसके बाद Q2 स्टार 5%। इसी तरीके से EPF यानी SI EPF एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। अब SI स्टेट इंश्योरेंस जो होता है, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम होता है। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी से मैं 2% SI निकालूंगा। अब मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो इन्हें एडवांस की ज़रूरत पड़ा है। तो ये कंपनी से मान लीजिए एडवांस भी लिए हैं, ये ले लिए 10,000 और इन्होंने जो लिया है मान लीजिए 5,000 लिया है। अब टोटल डिडक्शन क्या होता है, तो सकल वेतन के अतिरिक्त जो सारे हमारे एक्सपेंस है, उन सभी को काटने के बाद जो बचा अमाउंट होता है वही हमारा टोटल डिडक्शन होता है, जिसे कुल कटौती बोला जाता है। तो ग्रॉस सैलरी के बाद जो कुल कटौती होती है, जैसे EPF SI एडवांस को काटने के बाद जो मेरा जो है शेष अमाउंट बचता है, वही टोटल डिडक्शन में दिखाया जाता है। बट मैं टोटल डिडक्शन में अभी केवल एक्सपेंस को दिखाऊंगा। तो मेरा जो है टोटल यानी ग्रॉस सैलरी से कितना पैसा कटेगा, तो मैं यहाँ भी यूज कर लूँगा सम फार्मूला। और यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मेरे जो अतिरिक्त
जैसे EPF SI एडवांस जो कटने हैं, इन सारे अमाउंट को मैं प्लस कर लूँगा। तो इक्वल सम, इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, R2 यानी क्या हो गया, यानी EPF हो गया और यहाँ तक आएंगे अनुपाते T2। इसके बाद यहाँ पे इंटर कर देंगे तो यहाँ मेरा टोटल डिडक्शन देखने को मिलेगा, टोटल कटौती कितनी होनी है ये देखने को मिलेगा। अब नेट सैलरी कर्मचारी को अब नेट सैलरी कितना मिलना है, तो यहाँ पे हम आएंगे इक्वल और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ग्रॉस सैलरी यानी Q2 से टोटल डिडक्शन को हमें माइनस कर देना है, इसके बाद इंटर कर देना है। यहाँ पे मेरा नेट सैलरी देखने को मिलेगा। तो आई होप्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम रोज़ाना ही ऐसे कुछ नए वीडियो एक्सेल में लाते रहते हैं। एक्सेल में डेटा एंट्री किस तरीके से की जाती है, तो आज हमने सीखा एक्सेल में किसी भी कर्मचारी का डेटा एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आप लोगों से फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।